हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर होगा 2.11। दोस्तों, हमने लेक्चर 2.10 में क्या पढ़ा था? एंडोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। एंडोस्पर्म को हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूण प्लस पोष इज इक्वल टू क्या हुआ? भ्रूणपोष। भ्रूण को पोषण देने वाले ऊतकी को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हमारा जो भ्रूण होता है मतलब एम्ब्रियो को पोषण चाहिए ताकि वो विकसित हो सके, जिसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? भ्रूणपोष की ज़रूरत पड़ती है। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम आपको प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता चुके थे कि भ्रूणपोष क्या होता है, कौन सा ऊतक होता है, वो क्या काम करता है। याद रखिएगा, भ्रूणपोष क्या काम करता है? पोषण देने का काम करता है। और वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर चलिए अब हम उसी के आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो भ्रूणपोष के बाद हमको पढ़ना है भ्रूण के बारे में। भ्रूण को कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो। उसके जस्ट आगे का ही ये टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, भ्रूण को पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सबसे पहले मेनली होता क्या है? जब हम ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी जो हमने आपको भ्रूणपोष पढ़ाया था, ये सब कहाँ था हमारा? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये सब कहाँ था? तो ये सब हमारा था मादा जनन अंग में। किसके? पुष्प के, क्योंकि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो जो मादा का जनन अंग था, उसी में हमें ये सारी क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने कहा था आपसे हम एक एक करके पूरा सब कुछ कवर करेंगे। तो एंडोस्पर्म तक के तो हमने पढ़ लिया है। अब हमें उसके आगे पढ़ना है एम्ब्रियो के बारे में। अब सबसे पहले एम्ब्रियो क्या चीज़ है? भ्रूण कोश। अब देखिए, भ्रूण कोश क्या है? इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। भ्रूण मेनली किसके अंदर बंद होता है? ऐसा कह सकते हैं भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश मतलब ऐसा कोश जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए? भ्रूण मिल जाए। ठीक दोस्तों, भ्रूण कोश के बीजांडद्वारी मतलब माइक्रोपाइलर। ये दोस्तों, ये वाला जो हमारा एंड होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या बीजांडद्वारी। और ये जैसे कि आप सब जान सकते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? बीजांडी का तो स्ट्रक्चर है जो हम इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये रहा हमारा बीजांड का स्ट्रक्चर। बस अब क्या है, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट मतलब विकास और हो गया है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो ये वाला क्या था हमारा? बीजांडद्वारी। बीजांडद्वारी क्या कहते हैं? देखिए, नॉर्मली बीजांड मतलब क्या होता है? बीजांडी है। ठीक। और द्वारी मतलब एक टाइप से उसका द्वार, जैसे कि हम सबके घर में गेट होता है या दरवाज़ा होता है, उसी टाइप से ये बीजांड के दरवाजे का क्या नाम है? बीजांडद्वारी नाम है। इसको माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, माइक्रोपाइलर सिरे पर विकसित होता है। ये देखिए, ये जो विकास आपको दिख रहा है, ये कहाँ से शुरू है? माइक्रोपाइलर एंड पर है, मतलब बीजांडद्वारी पर है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज जाइगोट स्थित होता है। फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। भ्रूण कहाँ पर होता है? ठीक, तो भ्रूण हमें देखना है भ्रूण कोश के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। हमने यहाँ तक के पढ़ लिया। जाइगोट, आप सबको जाइगोट पता ही होगा। जाइगोट क्या होता है? मेल जाइगोट प्लस फीमेल। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। मतलब जब एक मेल युग्मक मतलब कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलता है तो क्या बना देता है? जाइगोट। मतलब क्या बना देता है? युग्मनज स्थित होता है, युग्मनज बना देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष दोस्तों याद रखिएगा, भ्रूणपोष हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ठीक, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म है ये। भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है? अधिकतर युग्मनज मतलब जाइगोट जो हमारा यहाँ पे बनता है, ध्यान से समझिएगा, बस आप इमेजिन करते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस सारे लेक्चर कवर हो, क्योंकि इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मेनली है क्या। ठीक दोस्तों, इसलिए अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो उसे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़रूर पूछ लें आप।
तो चलिए आगे इसको ये वाली ही लाइन पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सब समझेंगे। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यहाँ तक ही क्लियर है। फिर ये वाली लाइन पढ़ेंगे, यह एक प्रकार का अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन होता है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो। अब ये अनुकूलन चीज क्या है? अनुकूलन मतलब होता है अडेप्टेशन। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको अडेप्टेशन के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। अडेप्टेशन मतलब होता है पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना या उस एटमॉस्फेयर में, उस पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेना, उसी को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। पर्यावरण के अनुसार, दोस्तों याद रखिएगा, अनुकूलन मतलब होता है पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ये अनुकूलन की डेफिनेशन भी हो गई। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। अब देखिए ये भ्रूण धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये अभी यहाँ पे छोटा सा इतना सा होगा, फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए इसे क्या चाहिए? पोषण चाहिए, जो कि इसे कौन देगा? एंडोस्पर्म मतलब कि भ्रूण पोष देगा। फिर अब देखिए यहाँ पर ये बात तो खत्म हो गई कि हमारा जो भ्रूण है वो क्या है, लेकिन ये आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भ्रूण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकोटिलेंड्रॉन और एक होता है डाइकोटिलेंड्रॉन। ठीक दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री नॉर्मली अगर आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक बीजपत्री मतलब जिसमें कितने बीजपत्र हो? केवल एक बीजपत्र हो। अभी ये हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। और द्विबीजपत्री या द्विबीजपत्री, उसमें क्या होता है? आपको कितने कोटिलेंड्रॉन या बीजपत्र मिलेंगे? दो बीजपत्र मिलेंगे। नाम ही से समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए जो कोटिलेंड्रॉन या बीजपत्र की हम बात कर रहे थे, इसको हिंदी में कहते हैं बीजपत्र। वो हाँ ये है, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे थे वो है ये। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने कोटिलेंड्रॉन मिल रहे हैं? एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा बीजपत्र मतलब कौन से प्रकार का भ्रूण होगा, क्योंकि भ्रूण कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। एक था एक बीजपत्री और दूसरा था द्विबीजपत्री। ठीक, दो प्रकार के हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बीजपत्र हैं? दो बीजपत्र हैं। तो ये वाला हमारा जो भ्रूण होगा वो कौन सा प्रकार होगा? द्विबीजपत्री होगा। ठीक दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये वाला पूरा खाली मान लीजिए ये यूं करके मिला होता और केवल एक बीजपत्र होता, तो ये कौन सा था? एक बीजपत्र था, या एक बीजपत्र भ्रूण भी कह सकते हैं हम उसे। चलिए अब हमें सबसे पहले द्विबीजपत्री को पढ़ लेंगे और उसके बाद एक बीजपत्री पढ़ेंगे, फिर ये वाला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रारूप द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलेंड्रोनस भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक हमारा क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, तथा दो बीजपत्र, ये देखिए आप यहाँ आ सकते हैं, एक बीजपत्र और दो बीजपत्र समाहित होते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे बीजपत्र के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन जिसको एपिकॉटी कहते हैं और हिंदी में इसे बीजपत्रोपरिक, भैया यही नाम है। ठीक, बीजपत्रोपरिक यही नाम है। एक प्रोटीन होती है इसके ऊपर चढ़ी होती है जिसको क्या कहते हैं? एपिकॉटी भी कहते हैं और बीजपत्रोपरिक होती है। जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त हो जाती है। ये जो ऊपर का स्तंभ सिरा होता है, स्तंभ मतलब आप बीजांड जब पढ़ा रहे थे उसमें सारे हमने स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें सबसे ऊपर वाला क्या था? स्तंभ था। स्तंभ पर क्या होता है? समाप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, इस जगह पर आके वो समाप्त हो जाती है। ये हमारा कौन सा बीजपत्र था? याद रखिएगा दो बीजपत्र था। आप देखते साथ ही समझ सकते हैं कि भ्रूण एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है। आप बस उसके बीजपत्र देख लीजिए, अगर एक बीजपत्र है तो वो एक बीजपत्री है और अगर दो बीजपत्र है तो वो द्विबीजपत्री है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा था द्विबीजपत्री। ज़्यादा नहीं हमें पढ़ना है, बस कुछ मेन पॉइंट्स आप याद रखिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये वाला डायग्राम का नाम है तरुण भ्रूण समाहित एक बीजांड की लंबवत काट। अब देखिए
ये बीजांड की लंबवत काट है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये डायग्राम हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन ये बीजांड तो है ये, लेकिन उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, भ्रूण, वो भी एक तरुण भ्रूण, मतलब कि बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए तैयार भ्रूण, और धीरे धीरे करके वो पोषण प्राप्त करके क्या अपने आप को विकसित कर रहा है। डेवलपमेंट मतलब विकसित कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब एक एक चीज इसकी देखते हैं। सबसे ऊपर हमने आपको बताया जो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, कॉटिलेंड्रॉन्स, या इसको बीज पत्र बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये होती है स्टेम टिप, स्टेम मतलब हमारा तना, और ये हो गया हमारा रूट रीजन, यहाँ पर होता है हमारा रूट रीजन। फिर न्यूसिलस, न्यूसिलस के बारे में हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, न्यूसिलस मतलब कोशिका काय। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो हमने आपको इससे पहले ही वाले लेक्चर में बताया था। और उसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, आउटर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट मतलब बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण, और उसके अंदर वाला क्या होता है, इनर इंट्यूगमेंट मतलब अंत अध्यावरण। अंत अध्यावरण अंदर की तरफ होता है क्योंकि उसका नाम ही क्या है, अंता, अंता मतलब अंदर और बाहर मतलब बाहर। अध्यावरण मतलब इट इज मतलब ये एक सुरक्षात्मक लेयर होती है जो इसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, हमने एक का तो टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया जो कि द्विबीजपत्री था। द्विबीजपत्री के बारे में हमने पढ़ लिया। बस सिमिलर ऐसे ही एक बीजपत्री है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने द्विबीजपत्री तो पढ़ ली थी, मतलब डाइकॉट या डाइकोटिलेंड्रॉन तो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री या मोनोकॉट। मोनोकॉट जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, एक बीजपत्री, इसमें कितने पत्र होंगे, सिर्फ एक बीज का पत्र होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, आप देख के बता सकते हैं कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, ये एक बीजपत्री है और ये दो बीजपत्री है। कैसे, आप देख के ही इसे समझ सकते हैं। घास या जिसे ग्रासेस कहते हैं वो तो सबने देखी होगी, वो कैसी होती है, कुछ इसी प्रकार की होती है, डायरेक्ट एक ऐसे निकल आती है, उससे कोई सब ग्रासेस या दूसरी तो निकली नहीं होती है, लंबी लंबी रेशे टाइप के होते हैं। तो वो एक कॉटिलेंड्रॉन से यानी कि एक बीज पत्र से बनता है, इसीलिए उसे मोनोकॉट कहते हैं। आप डाइकॉट को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा आराम से। डाइकॉट में क्या होता है, दो तरफ से पौधे निकलते हैं, मतलब एक इस तरफ से निकलेगा फिर एक इस तरफ से निकलेगा, एक मेन स्टेम होगा, उसके बाद इस तरफ से फिर इस तरफ से, ऐसे ऐसे करके पेड़ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो मोनोकॉटिलेंड्रॉन्स होते हैं उसमें जो ज़मीन से मतलब जहाँ से वो उगते हैं वहाँ से केवल इसी प्रकार का एक ही पादप निकलता है। ठीक, जैसे घास सबने देखी होगी, ठीक वैसे होता है। और कोई पौधा आपने देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन जो घास होती हैं वो सारी क्या होती है, मोनोकॉटिलेंड्रॉन होती है, मतलब किससे बनी होती है, केवल एक बीजपत्र से बनी होती है, इसलिए उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो कुछ हमारा डायग्राम इस टाइप से होगा, आप समझ सकते हैं। देख के नॉर्मली आप आराम से ध्यान लगा सकते हैं, जिसमें दो पत्र आपको दिखे कि एक इधर से निकल रहा है फिर एक उधर से निकल रहा है, बहुत सारे पत्र एक साथ हैं, तो वो हमारा डाइकोटिलेंड्रॉन या द्विबीजपत्री होता है। और जिसमें खाली एक ही केवल इसी टाइप का होता है कि एक ही निकल रहा हो, वो क्या होता है, मोनोकॉटिलेंड्रॉन मतलब एक बीजपत्री। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे और अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, मतलब एक बीजपत्री में क्या होगा, एक ही बीजपत्र होगा। जो भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, जो हमने भ्रूण आपको कुछ बीजांड बनाया था उसके नीचे से ऊपर तक का एक एक्सिस होता है, ठीक, उसी को अक्ष बोलते हैं, उसी को उसका भ्रूणीय अक्ष बोलते हैं, कि एक तरफ स्थित होता है। अब देखिए, जो हमारा द्विबीजपत्री था वो हमने कैसा देखा था, दोनों तरफ स्थित था, वो एक तरफ इस तरफ आ रहा था एक तरफ उस तरफ जा रहा था। लेकिन जो हमारा एक बीजपत्री होता है उसके पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही तो बीजपत्र है, तो वो केवल साइड में पड़ा रहता है, इसीलिए कहते हैं जो भ्रूण अक्ष के केवल एक ही तरफ स्थित होता है।
अब ज़्यादातर ये हमें मोनोकोटिलेडोन्स कहाँ देखने को मिलेंगे? घास में देखने को मिलेंगे, घास परिवार में, मतलब घास की जितनी फैमिली। अब देखिए घास भी आपको एक टाइप की तो देखने को नहीं मिलती है, बहुत सारे प्रकार की घासें होती है। कुछ लंबी वाली घास होती है, छोटी वाली घास होती है, मोटी वाली घास होती है, काफ़ी प्रकार की घासें देखने को मिलती हैं। तो उसको ही हमारा क्या कहते हैं? घास परिवार। घास परिवार में बीज पत्र को, मतलब जो इसका अंदर का बीज पत्र होता है, जो हमने आपको बीजांड का स्ट्रक्चर इससे पहले यहाँ पे बनाया था वो, ठीक। बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। इसके निचले सिरे पर भ्रूण अक्ष में एक गोलाकार, भ्रूण अक्ष में नीचे की तरफ एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत के आवृत होता है। मतलब वहाँ पर नीचे की तरफ अक्ष में नीचे की तरफ एक गोल गोल बिना विभाजित आवरण होता है, एक परत होती है जिसे कोलियोराइजा, ये तो इसका इंग्लिश का नाम है और इसको हिंदी में मूलांकुर चोल कहते हैं। कोलियोराइजा याद रखिएगा दोस्तों। कोलियोराइजा की डेफिनेशन भी कभी कभार पूछी जा सकती है। कोलियोराइजा एक टाइप से ऐसा भी कह सकते हैं, कोलियोराइजा नाम थोड़ा फेमस है क्योंकि ये घास परिवार से थोड़ा रिलेट करता है। हो सकता है डेफिनेशन आ जाए लेकिन ना भी आए, तो आपको याद होना चाहिए कि कोलियोराइजा क्या था, ठीक। घास परिवार में क्या था? स्कूटेलम कहते हैं। इसके निचले सिरे पे, मतलब एक तरफ ये जो बीज पत्री स्थित है, इसके नीचे से सिरे पर भ्रूण अक्ष में एक गोलाकार, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको याद करिए, एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत के आवृत होता है। बस इतना सा है, जिसे क्या कहते हैं? कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं। फिर चलिए दोस्तों, यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे स्कूटेलम। स्कूटेलम तो याद आ गया ना। स्कूटेलम किसे कहते हैं? बीज पत्र, जो कि घास के परिवार में बीज पत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूण अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक, जो कि इससे पहले हम नाम पढ़ चुके हैं, ये बीज पत्रोपरिक कहते हैं। स्कूटेलम को ही क्या कहेंगे? बीज पत्रोपरिक। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूण अक्ष के भाग को क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदि कलिका पर्ण होते हैं, जो एक खोखले पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुर चोल यानी कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। दोस्तों, हमने इसमें सिर्फ 2 या 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, एक बीज पत्र के भ्रूण में कितने बीज पत्र होंगे? केवल एक ही बीज पत्र होगा। दूसरा, इसको क्या कहते हैं? घास परिवार में इस बीज पत्र को क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। फिर तीसरा, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ होता है, इसके निचले सिरे को भ्रूणीय अक्ष के गोलाकार मूल आवरण, ये सब था, जिसको क्या कहा था हमने? कोलियोराइजा, या जिसको हिंदी में मूलांकुर चोल कहते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्कूटेलम के बारे में हमने पढ़ा। बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं? स्कूटेलम, इसी स्कूटेलम के जब जुड़ाव हो जाते हैं और ऊपर भ्रूण अक्ष के भाग पर होता है, तो इसी भाग को क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरिक कहते हैं। फिर बीज पत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदि कलिकाएं पर्ण होते हैं। वहाँ पे हमें कुछ कलिका पर्ण देखने को मिलते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को बनाते हैं या घेरते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रांकुल चोल कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा था मोनोकॉट। आज हमने पढ़ा क्या क्या? हमने पढ़ा भ्रूण के बारे में। भ्रूण कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक बीज पत्री, जो कि ये है, जिसमें कितने पत्र होते हैं? एक बीज पत्र होता है। और एक पढ़ा हमने द्विबीजपत्री, जिसमें कितने पत्र होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। आप इसका ये चीज याद रखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। जैसे घास होती है, उसमें केवल एक ही पत्र निकला होता है, एक पूरा रेशा होता है, वो एक बीजपत्र है। और अगर हम नॉर्मली पौधे देखें, जो बहुत सारे देखने ही को हमें मिलते हैं, घास भी बहुत सारी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि घास हम कम देखते हैं। तो ये तो मेन डिफ्रेंसिएशन था बिटवीन मोनोकॉट और डाइकॉट। मतलब मेन, अगर हम देख के समझ सके कि ये
एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं उनके पत्रों को देखकर। ठीक दोस्तों, अगर पत्र हमें एक दिखता है कि डायरेक्ट वो ज़मीन से एक लंबे से रेशे के फॉर्म में निकल रहे हैं, उसमें कोई और जुड़ाव नहीं है, तो वो क्या है, एक बीजपत्री। और अगर कोई इस टाइप से है कि एक इधर से फिर उधर से काफ़ी सारे पत्र देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है, द्विबीजपत्री पादप है। फिर भी हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमारा लेक्चर 2.11 यहीं पे ख़त्म होता है। भ्रूण के बारे में हमने आज पूरा पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, भ्रूण के बाद बनता है सीड, मतलब कि बीज। बीज बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं जब बीज बनेगा तभी तो हमारा अंकुरण होगा। अंकुरण हो के क्या बनेगा, एक नया पादप, जो कि हमें बनाना था। हमें इस पूरे चैप्टर में बस यही तो करना था कि पुष्पी पादप से लैंगिक जनन कैसे होगा, जो कि हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हमने नर के भाग पढ़ लिए, फिर मादा के भाग पढ़ लिए, फिर उनके बीच में परागण करा दिया, फिर उनके बीच में निषेचन करा दिया, फिर उनसे जो संरचनाएं बनी हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब उन संरचनाओं को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, बीज बना देंगे। इसके बाद बीज बनेगा और बीज के बाद आप सभी को पता है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बीज भी लेके बो देते हैं और उससे क्या निकल आता है, पादप निकल आता है, एक नया प्लांट निकल आता है। तो बस इसके बाद हमको बीज पढ़ना है और बीज के बाद बस अंकुरण हो जाएगा और हमारा चैप्टर क्लोज, खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।